Good morning, class 12th, Political Science, Chapter 3, New Centers of Power. In this video, we will study about one more nation who challenges the USA in this contemporary world. Let's see the location first. Here is the location of Israel. Here it is. अगर बेटा हम लोग मिडल ईस्ट वाले नेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वो सभी नेशंस हैं जो कि मिडल ईस्ट के अंदर आते हैं। और हम सब लोग जब इज़राइल की बात करते हैं तो हेयर इज़ द लोकेशन ऑफ इज़राइल। बहुत छोटा सा नेशन है मिडल ईस्ट के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि ये छोटा सा जो नेशन है मिडल ईस्ट में किस तरह से अमेरिका को या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की जो यूनिपोलैरिटी है उसको एक चैलेंज की तरह प्रेजेंट करता है। किसके लिए? यूनिपोलैरिटी की बेटा जब हम लोग बात करेंगे अगेन तो इज़राइल एक वो नेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि इज़राइल बहुत लंबे टाइम से डेवलपमेंट कर रहा है या फिर वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है या बहुत हर एस्पेक्ट के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। तो हर एक एस्पेक्ट में डेवलपमेंट की बात बेटा हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए बार बार आपको कहा गया है कि जब भी हम लोग यूनिपोलैरिटी की बात करते हैं या फिर जब भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक चैलेंज की बात की जाती है और हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप चैलेंज कर रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं? आप यूनिपोलैरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, आप यूएसए को चैलेंज कर रहे हैं। कब चैलेंज करने की बात कर रहे हैं? हम लोग हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यूएसए को आप इकोनॉमिक लेवल पर ही चैलेंज करोगे। आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, आप मिलिट्रिकल एस्पेक्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, आप कल्चरल एडवांसमेंट में भी चैलेंज कर सकते हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि अमेरिका के कंपेयर में ऐसा कोई भी नेशन अभी तक हमारे पास या अब तक हमने जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है या फिर हमने रशिया के बारे में भी पढ़ा, थोड़ा बहुत हमने चाइना के बारे में भी पढ़ा है, तो हमें अब तक ये नहीं कह सकते कि हर एक नेशन या जो भी नेशन यूएसए को चैलेंज करेगा वो हर एक एस्पेक्ट में उसे चैलेंज दे पाएगा। ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि किसी एक एस्पेक्ट में भी अगर आप यूएसए को चैलेंज करते हो तो कहीं ना कहीं ये जो यूनिपोलैरिटी का डोमिनेंस है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ये ख़त्म किया जा सकेगा। तो हम इज़राइल को देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। इज़राइल हैज़ emerged as one of the most important or most powerful nation in this 21st century वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। याद रखेंगे बेटा, हम इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में, हम बात करते हैं कि बिसाइड्स इकोनॉमी को अगर छोड़ दें या इकोनॉमी को अगर हम काउंट ना करें उसकी, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ पर है, डिफेंस में एडवांसमेंट वहाँ पर है, इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना ज़्यादा है कि आप इज़राइल को एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चैलेंज की तरह देखते हो इन 3 एस्पेक्ट्स में। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इकोनॉमी में ही पीछे छोड़ोगे यूएसए को, आप अलग अलग एस्पेक्ट में भी उसे पीछे छोड़ सकते हैं या फिर आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें ये कहता है दैट इज़राइल सिचुएटेड इन मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ द वेस्ट एशियन कंट्रीज़। बेटा जब हम लोग मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं वहाँ पर इराक है, ईरान है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर रॉइड्स लगातार चलते रहते हैं या फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बन पाती, या अलग अलग नेशंस जो हैं एक हायरार्कियल कंडीशन को फेस कर रहे हैं, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, या रीजनल लेवल पर रिलीजन्स के बीच में प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, या पूरा जो रीजन है वो हाईलाइट रहता है हमेशा कि मिलिट्रिकल अटैक हुआ है या बॉम्बिंग हुई है किसी दूसरे नेशन। तो ये सब प्रॉब्लम आप उस रीजन में बहुत आराम से हम देख सकते हैं। पर फिर भी उन सभी प्रॉब्लम्स के चलते इराक ने डेवलपमेंट किया है और इस
तीनों एस्पेक्ट्स को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो वो एक एडवांस नेशन में काउंट होता है। और अगर बेटा आपसे कोई पूछता है कि भैया इराक को आप किस तरीके से चैलेंज की तरह देखते हैं, तो ये सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको लर्न करना ज़रूरी है। तो situated in the middle of the burning politics of the West Asian countries, Israel has reached to the new heights of the global political standing by virtue, यानी कि आप एक हाई स्टैंडर्ड्स के साथ दुनिया के सामने अपने आप को लेकर आ रहे हैं, एंड ऑफ इट्स इनडोमिटेबल, यानी कि आप जिसको कि डिफीट करना मुश्किल है। इनडोमिटेबल का मतलब है जिसको डिफीट करना बहुत मुश्किल हो, डिफेंस एंड फ्रॉज, या फिर आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि आप उसे आसानी से डिफीट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होते रहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि मिलिट्रिकल एडवांसमेंट होना भी एक बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इकोनॉमी ही स्ट्रॉन्ग हो उसे चैलेंज करने के लिए, आपका डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करते रहते हैं, तो दिस कैन बी अ चैलेंज। And by these features, Israel is challenging the USA in this contemporary world. इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं दैट कि जो सिचुएशन है इज़राइल में वो बेटा बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है। अगर हम पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करते हैं तो अगर आप इज़राइल के बारे में कभी गूगल करते हैं या फिर कभी आप पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वो क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेटिक भी हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं जूइश रिलीजन को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर ज्यूज़ का डोमिनेंस है, ठीक है, और एक ऐसा रीजन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं कि हमारा डोमिनेंस सबसे ज़्यादा रहेगा और हम ही इस नेशन को चलाएंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी का आना और जूइश रिलीजन का एक डोमिनेंस रहना, ये दोनों आपस में एक साथ बैलेंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप डेमोक्रेसी और किसी रिलीजन के डोमिनेंस को एक साथ बैलेंस नहीं कर सकते, या फिर डेमोक्रेसी आपको किसी रिलीजन को फेवर करने के लिए नहीं कहती। इसीलिए ये प्रॉब्लम वहाँ पर चलती रहती है, क्योंकि अरब्स जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में आते हैं वो भी कहीं ना कहीं राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, और ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय से चला आ रहा है। थर्ड पॉइंट बेटा हमें ये कहता है सस्टेनिंग अगेंस्ट द एडवर्सिटी इन द प्रिंसिपल विद विच अ स्मॉल जूइश sustaining against adversity in the principle with which a small Jewish Zionist nation, यानी कि एक ऐसा नेशन जो कि जूइश रिलीजन को फॉलो करते हैं, और जेनिस्ट का मतलब होता है बेटा वो लोग जो कि कहीं ना कहीं जूइश रिलीजन की प्रोटेक्शन के लिए और उसको डेवलप करने के लिए, फिर उसे और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए काम करते हैं। तो वो कहाँ काम कर रहे हैं? इज़राइल में काम कर रहे हैं। और इज़राइल इज़ अ प्लेस इन द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स इन जनरल एंड द अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर। आप लोग यहाँ पर उसका अलग अलग लेवल पर एडवांसमेंट देख रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में एक अच्छा डोमिनेशन की तरह वो हमारे सामने आ सकता है। पर पॉलिटिकल लेवल पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जहाँ पर जो जूइश लोग हैं वो अपना डोमिनेंस दिखाते हैं, और जो अरब का जो माइनॉरिटी है वो उनके साथ कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप ये चीज़ याद रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी नेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पॉलिटिकल लेवल पर, या किसी और तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो नेशन डेवलप नहीं कर सकता, या वो नेशन अपने आप को एक चैलेंज की तरह कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सामने नहीं लेकर आ सकता। तो इज़राइल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अगर नेशन में कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, और ये याद रखना बेटा कि जूइश का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि अरब की लेस पॉपुलेशन उनको ज़्यादा चैलेंज नहीं कर पाती है। तो बेसिक जो पावर है वो किसकी चल रही है? जूइश गवर्नमेंट की ही चल रही है, और वही अपना डोमिनेंस वहाँ पर दिखा के चलते हैं, और इसका वहाँ पर या वहाँ की इकॉनमी में ज़्यादा चैलेंज या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, विच प्रूव्स दैट कि इज़राइल यूएसए को
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, या उसका जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको डिफीट ना करने वाला जो सिचुएशन है, एक स्किल्स है, उसे एक चैलेंज की तरह सामने रखती है, विच प्रूव्स दैट कि अब तक जो हमने पढ़ा, रशिया और इज़राइल दोनों ही यूएसए को चैलेंज कर सकते हैं इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। नेक्स्ट वीडियोज़ में बेटा हम लोग इंडिया और चाइना, हमारे जो 2 लास्ट टॉपिक रह गए हैं, हम वो करेंगे। थैंक यू सो मच।